Good morning, students. Today we will be discussing some other topics of your 8th chapter, that is Environment and Natural Resources. In our previous lecture, we discussed about the global commons and we discussed about the environmental concern in global politics. So today we will be discussing about common but differentiated responsibilities. So we have noted above a difference in approach of environment between the countries of the north and south. तो हमने ये देख लिया था कि there were two types of countries. First one was called global north. वो कौन सी countries थी? वो countries थी जो कि developed थी, और global south वो countries थी जो कि developing थी या poor countries थी. तो उनकी जो approach थी environment के लिए वो different थी. कैसे different थी? The developed countries of the north want to discuss the environment issues at it stands now and want everyone to be equally responsible. जो developed countries थे, जो countries जो कि north, global north जिनको बोला जाता है, वो चाहते थे कि जो environment का issue है, जो आज की problem है, उसको आज की problem की जैसे देखा जाए. जो उसके हिस्ट्री में जो हुआ है, किसने उसको करा, किसने इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया और किस तरह से आज इन्वायरमेंट की ये सिचुएशन आ गई, उस पर कोई डिस्कशन ना हो और उसको जो आज की सिचुएशन है उसके स्टैंड पे खड़े होकर के उसके बारे में सोचा जाए और सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको इक्वली रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए. मतलब यह है कि जो ग्लोबल नॉर्थ थे, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जिनके कंट्री में डेवलपमेंट हो गया था, वो चाहते थे कि जो इन्वायरमेंट का जो इशू है, वो जो आज की सिचुएशन है, जो आज इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, इसके बारे में बात करी जाए. ये ना कहा जाए कि पीछे क्या हुआ और किसने किया. और आज जो सिचुएशन है उसके बाद सारे के सारे कंट्रीज़ को ये कहा जाए कि आपको इकोलॉजिकल कंजर्वेशन करना है, आपको इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाए. द डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑफ द साउथ फील दैट मच ऑफ द ecological degradation in the world is product of industrial development undertaken by the developed countries. और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, जो पुअर कंट्रीज़ थे, वो उनको ऐसा फील होता था कि जितना भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, जितना भी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, वो इसलिए हुआ कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्री ने करा है, जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ ने अपने वहाँ डेवलपमेंट किया है, उन्होंने ये गड़बड़ करी है तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए. और ग्लोबल नॉर्थ क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो इन्वायरमेंट की सिचुएशन आज है उसके बेस पर सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंजर्वेशन की दे दी जाए. और ग्लोबल साउथ वाले ये चाहते थे कि क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इतना ज़्यादा नुकसान किया है तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. If they have caused more degradation, they must also take more responsibility for undoing the damage now. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ या ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ का ये कहना था कि ग्लोबल नॉर्थ या डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इतना ज़्यादा डिग्रेडेशन का कारण वो बने हैं, उन्होंने कॉज किया है सारा का सारा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जितना भी डैमेज है उसको अनडू करने के लिए ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठानी चाहिए. Moreover, the developing countries are in the process of industrialization and they must not be subjected to the same restriction which apply to the developed countries. और दूसरी बात ये थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे उनके वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हो रहा था, उनके वहाँ डेवलपमेंट हो रहा था, उनको तो अभी कंस्ट्रक्शन करना है, उनको रोड्स बनानी है, रेलवेज़ बनाना है और डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रीज़ फिक्स करनी है, तो उनके ऊपर सेम रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकते हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर लगे हैं. Thus, the special need of developing countries must be taken in account in the development, application and interpretation of rule of international environment law. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पेशल नीड थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पेशल ज़रूरतें थी कि उनको डेवलपमेंट करना ही है, तो ये सारी ज़रूरतें कब ध्यान देखना चाहिए, कब ध्यान देना चाहिए उसको, जबकि हम किसी भी इन्वायरमेंटल इंटरनेशनल लॉ को बना रहे हैं
उसको एप्लीकेशन, उसको वो किस तरह से एप्लीकेशन उसका कर रहे हैं और किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको अभी डेवलपमेंट करना है, तो उनके ऊपर सेम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल लॉ जो हैं वो कैसे होने चाहिए, वो इस कंडीशन पे बनने चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपना डेवलपमेंट करने के लिए मौका मिलता रहे। दिस आर्ग्यूमेंट वॉज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन एट अर्थ समिट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट था कि कुछ रेस्ट्रिक्शन जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से कंट्रीज़ के ऊपर लग रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अपना डेवलपमेंट अभी करना है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो था, जो अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील के अंदर 1992 में, ये आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। सब लोगों ने, सारी पार्टीज़ जो थी, जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने कहा कि दिस इज़ अ परफेक्ट सिचुएशन और वी शुड एग्री ऑन दिस टॉपिक दैट द सिचुएशन बिटवीन developing countries and developed countries is situation is different with both of the two types of countries, with global north and with global south. So in 1992 it is called the principle of common but differentiated responsibility. तो जब रियो समिट में ये बात ये एक्सेप्ट हो गई कि किस तरह से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंशिएशन हो गया है, तो इस चीज़ को बोला गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है दोनों कंट्रीज़ की, ग्लोबल साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, ग्लोबल नॉर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नहीं है, डिफरेंशिएटेड है। और दोनों, हर कंट्रीज़ की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, लेकिन डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट चेंज में जो उनका पार्टिसिपेशन है वो अलग अलग है। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में, डेवलप्ड कंट्री ने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट किया है और डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कम किया है। तो इसकी वजह से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो डिफरेंशिएटेड हो गई। The relevant part of Rio Declaration says that states shall cooperate in the spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of Earth's ecosystem. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो रियो समिट का, रियो डिक्लेरेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ऐसा कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। क्यों कोऑपरेट करना चाहिए? कंजर्व करने के लिए। जो हमारा इन्वायरमेंट है, अर्थ के इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको रिस्टोर करने के लिए हमको आपस में कोऑपरेशन करना चाहिए। In view of the different contribution of global environment degradation, state have common but differentiated responsibility. लेकिन सारी की सारी कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेट करना है, इन्वायरमेंट को, अर्थ के इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको रिस्टोर करना है, लेकिन कैसे करना है? उनकी कॉमन डिफरेंट एंड बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उसको और कुछ अपने उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको कम लगाने हैं, वो डेवलपमेंट कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम कर सकते हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे बेयर इन द इंटरनेशनल परस्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन व्यू ऑफ द pressure their societies place on the global environment and of technological and financial resources they command. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो इंटरनेशनल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनेशनल एक स्टेप उठाया जा रहा है, उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इन व्यू ऑफ द प्रेशर दैट देयर सोसाइटी प्लेस अ ग्लोबल इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कमांड। तो उनको ये पता था कि उन्होंने, उनकी सोसाइटी ने जो डेवलपमेंट किया है उसकी वजह से ग्लोबल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है। इसलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट किया।
The 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change also provides that the parties should act to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibility and respective capability. तो 1992 में एक UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज पर एक कन्वेंशन हुआ, तो उसने एक रिज़ल्ट निकाल के दिया। उन्होंने एक रिज़ल्ट निकल के आए। वो रिज़ल्ट क्या था? जो कन्वेंशन हुआ कि जो पार्टीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्लाइमेट सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन किस बेस पे करना चाहिए? कि सबको इक्वली करना चाहिए, बेसिस ऑफ इक्विटी। अपने सब लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के समय सबको ध्यान देना चाहिए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए, लेकिन किस पे होना चाहिए? कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर। मतलब अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लें, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो वो अपना डेवलपमेंट भी करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी वो सोचें। The parties to the convention agreed that the largest share of historical and current global emission of greenhouse gas has originated in the developed countries। तो जो पार्टीज़ थी, जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने इस कन्वेंशन में इस बात पे एग्री हो गए कि जो जितना भी लार्जेस्ट शेयर है, जो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन का जो लार्जेस्ट शेयर है, कौन कंट्री कितना ग्रीन हाउस गैस इमिशन कर रही है, तो हिस्टोरिकली देखें और करंट रेट में। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया। अगर करंट ग्लोबल इमिशन देखेंगे तो अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रही हैं। तो ये बात कंट्रीज़ ने, जो पार्टीज़ थी जिन्होंने UNFCCC को अटेंड किया, जो कंट्रीज़ ने इस कन्वेंशन को अटेंड किया, उन्होंने ये बात एग्री करा। इस बात पर उनका एग्रीमेंट हुआ कि जो भी हिस्टोरिकली ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा हो या प्रेजेंट जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, वो डेवलप्ड कंट्री ही कर रही हैं। अभी भी डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा कर रही हैं। It was also acknowledged that per capita emission in developing countries are still relatively low। और ये बात भी एक्सेप्ट की गई, एक्नॉलेज की गई, इस बात को भी सहमति दी गई, ये माना गया कि जो पर कैपिटा एमिशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का अभी भी बहुत लो है डेवलप्ड कंट्रीज से। तो अभी भी जो अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये अभी भी जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो डेवलपिंग कंट्रीज से अभी भी पर कैपिटा इनका एमिशन बहुत ज़्यादा है। China, India and other developing countries are therefore exempted from the requirement of the Kyoto Protocol। तो क्या हुआ उसमें, जब ये बात एक्सेप्ट हो गई कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम कर रही हैं, तो इन कंट्रीज़ से, जैसे चाइना है, इंडिया है, ब्राज़ील है, इन कंट्रीज़ से कहा गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हम जो साइन कर रहे हैं उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया। अब क्योटो कहाँ है? क्योटो है जापान के अंदर। तो जापान के अंदर द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटिंग टारगेट फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल है, यहाँ पर एक क्योटो में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि सारी की सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया गया है कि वो कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करेंगी। तो उनको ये जिसने ये साइन करा है उनको रेस्ट्रिक्शंस मानने पड़ेंगे कि उन्हें उतना ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना है। तो इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया कि चलो आप, कोई बात नहीं, आप डेवलपिंग कंट्री हो और आपका ग्रीन हाउस पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन अभी भी कम है डेवलप्ड कंट्री से, तो इसकी वजह से आपको एग्जम्प्ट कर दिया है। क्योटो प्रोटोकॉल में साइन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ते और आपको अपने ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता। सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर कंसिडर्ड एट लीस्ट पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक लेयर बना देती हैं गैसेस का, और जो सन की हीट है उसको ट्रैप करके टेम्परेचर बढ़ा देती हैं और ग्लोबल वार्मिंग कर देती हैं। The rise in global temperature which may have catastrophic consequences for life on earth। अब आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका में आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होने से
पूरा सी लेवल बढ़ जाएगा और सी लेवल बढ़ने की वजह से बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत ही कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी और लाइफ और डेथ का सिचुएशन आ सकती है। अगर पूरी की पूरी लैंड, आपने देखा था फिलीपींस था, मलेशिया था, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि ये आइस मेल्ट होने की वजह से वो सबमर्ज हो सकती हैं वाटर के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और ये जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस कही जाती हैं और यही ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सन की हीट को अपने आप में ट्रैप करके सन की हीट को वापस नहीं जाने देती और वो हीट से जो ट्रैप हो जाती है हीट, उस हीट से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और भी बहुत सी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उनको एग्जम्प्ट किया गया कि आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है और डेवलप्ड कंट्रीज से कहा गया कि आपको साइन करना है और अपने ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उसको कट करना है आपको। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था, ये 1997 में साइन हुआ और ये जो हमने UNFCCC जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे जो भी बातें हुई थी, जो भी एग्रीमेंट निकल के आए थे, उसके बेस पर 1997 में क्योटो में साइन कराया गया था। नाउ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप। अब कॉमन प्रॉपर्टी आपको पता है कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि सारे के सारे ग्रुप के लोगों की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी। The underlying norm here is that the members of the group have both rights and duties with respect to the nature, levels of use and maintenance of given resources. अब देखिए, जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसमें एक अंडरलाइंग नॉर्म ये है, रूल ये है कि जितने भी ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनके राइट भी हैं उस प्रॉपर्टी पे, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, आपको उसको प्रिजर्व भी रखना है और नेचर के लिए आपकी ड्यूटी है उसका इस्तेमाल कैसे करें, कितना इस्तेमाल करें, ये सारी की सारी आपके पास राइट भी हैं और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सेंचुरीज ऑफ प्रैक्टिस मैनी विलेज कम्युनिटीज़ इन इंडिया फॉर एग्जांपल हैज़ डिफाइंड मेंबर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, जो इंडिया के बहुत से कम्युनिटीज़ जो हैं, गांव में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, उनकी आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है और वो सदियों से उनकी एक कल्चरल प्रैक्टिस है कि बहुत से गांव में बहुत से लोग जो होते हैं वो उनकी क्या है, उनके जितने भी मेंबर हैं वो डिफाइंड मेंबर हैं, गांव के रहने वाले। आपको बताया जाएगा कि कौन इसके मेंबर हैं, तो हम कहेंगे कि उस गांव के रहने वाले हैं, उनका ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो मेंबर भी डिफाइंड है, कौन मेंबर्स हैं और मेंबर्स के राइट्स क्या हैं ये भी डिफाइंड है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये भी डिफाइंड है। इंडिया के अंदर इस तरह सा एक क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक कल्चरल तरह की कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटेक्ट हो रहती रही हैं बहुत समय से। A combination of factors including privatization, agriculture intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size, quality and availability to the poor in much of the world. अब देखिए क्या है कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी आ गई है, प्राइवेटाइजेशन हो गया और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट की थी पहले, फिर बाद में प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो लैंड थी उसका इस्तेमाल दूसरी तरीके से होने लगा या ज़्यादा लैंड उनको मिल गई। या एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन का मतलब एग्रीकल्चर हम मल्टीग्रेन उसमें डाल रहे हैं, बहुत से ढेर सारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक साथ कर रहे हैं, या फिर एक ही ईयर में 2-3 तरह का हम क्रॉप उसमें डाल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन हो जा रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन होने से जो कॉमन प्रॉपर्टी है जिसमें सारे लोग, जो कॉमन लोगों का राइट थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो ड्विंगल हो गई है। ड्विंगल मीन्स डिक्रीज़ हो गई है, डिमिनिश हो गई है, रिड्यूस हो गई है, उसका साइज़ रिड्यूस हो गया है, उसकी क्वालिटी डिमिनिश हो गई है और अवेलेबिलिटी टू द पुअर इन मच ऑफ द वर्ल्ड। और जो पुअर लोग हैं उस कॉमन प्रॉपर्टी से उनको कोई भी चीज़ें अवेलेबल होना कम हो गया है, पहले मिल जाता था। The institutional arrangement for the actual management of sacred groves on state-owned forest land appropriately fits the description of a common property regime. अब देखिए, एक हमारे जो इंडिया के विलेज में सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं वो इस तरह के
फॉरेस्ट हैं, वहाँ पर ऐसे ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हैं जो कि हमारा क्या कर रहे हैं, सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं वो एक तरह के ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ ट्रीज़ हैं उनको रिलीजियस पर्पस की वजह से हमने क्या करा है, रिलीजियस पर्पस की वजह से उनको हमने प्रोटेक्ट किया है। तो सेक्रेड ग्रुप्स आर एनी ग्रुप ऑफ ट्रीज़ दैट आर ऑफ स्पेशल रिलीजियस इम्पोर्टेंस टू अ पर्टिकुलर कल्चर। हमने किसी भी चीज़ को, आपको पता है कि इंडिया के अंदर किसी चीज़ को अगर सेफ़ रखना है तो अगर आप रिलीजन के नाम पे अगर उसको सेफ़ रखना चाहें तो आप ये काम कर सकते हैं। तो सेक्रेड ग्रुप्स जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो फॉरेस्ट है, उसको हमने क्या करा, रिलीजन का नाम दे दिया वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो प्रोटेक्शन उसका हो गया। तो जो इसका इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट है, किस तरह से सेक्रेड ग्रुप्स को गांव के अंदर लोग मैनेज कर रहे हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, किसको राइट्स मिले हैं, और क्या क्या लोगों की जो मेंबर पीपल हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह का अगर हम सिस्टम देखें तो हमारे पास एक कॉमन प्रॉपर्टी का एक ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें मिल जाएगा। Along the forest belt of South India, sacred groves have been traditionally managed by the village communities. अब देखिए sacred groves कहाँ मिलते हैं, साउथ इंडिया, जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर केरल में आपको मिलेंगे, और बहुत से ऐसी जो साउथ के जो इंडियन साउथ रीजन में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हम जो हैं हमारे देश में जो विलेजर्स हैं उसको ट्रेडिशनली मैनेज कर रहे हैं, विलेज कम्युनिटी इसको मैनेज कर रही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।